हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है और आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। पेपर 1 का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लेना, उससे गो थ्रू कर लो, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा है या आप लेने की सोच रहे हो तो ये चीज़ बहुत एसेंशियल हो जाती है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने ईजी कितने टफ आते हैं, कैसे टैकल करना है, क्या आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, सिलेबस के कौन से पोर्शन में से कितने तरह के कितना टफ या इजी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है, प्लस आपको कोचिंग मटेरियल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ऑप्शनल का हमने ओनली आईएएस पे जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करा है, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंसली से दैट 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस यू कुड हैव इजीली वेरी इजीली कुड हैव सॉल्व्ड। इस कोर्स में से वो क्वेश्चंस आए हैं। मैंने वो सारी स्लाइड्स भी, सारे जो डिटेल्स हमने हमारे कोर्स के अंदर बात करी है वो सारी मैंने उसमें रखी भी हैं, सो दैट वी कैन नो किस तरीके से क्वेश्चंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्वेश्चंस जो पेपर 2 में आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर वी गो इनटू दैट एनालिसिस, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखो यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अभी तो मतलब यही बात हो गई कि मैं वर्बली बोल रही हूँ, मे बी देर इज़ नो प्रूफ फॉर दैट। सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, अगर हम अगला इस वीडियो के बाद में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर से कितने लिंकेज हैं। मतलब आप खुद देखो कि अगर एयर मासेस का क्वेश्चन आया हुआ है या लैंडस्लाइड का या अर्थक्वेक का क्वेश्चन आया हुआ है तो ये पहली बार नहीं आया है। इससे पहले यूपीएससी उसको 4-5 बार पूछ चुकी है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करके उनको पूरा हॉलिस्टिक मैनर में ऑलरेडी अगर उनको कर लिया है ना, तो आपका 70 to 75% पेपर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। फिर पीछे बचता है 20-25% या 30% पेपर, जिसको आप अपने, अगर आपने कंसोलिडेट करके करंट अफेयर से लिंक करके अपनी स्टैटिक्स को पढ़ा है, पेपर 1 पेपर 2 को लिंक करके पढ़ा है ना, तब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी बहुत ईजी है और बहुत लॉजिकल है, इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रटनी पड़ेंगी। हल्की फुल्की देखो यार, नेम ऑफ जियोग्राफर या फिर ये थ्योरी या ये मॉडल आया है, ये सारी चीज़ें तो याद रखनी पड़ती है। यू नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द यूपीएससी। तो उन चीज़ों के अलावा इट्स वेरी लॉजिकल। एंड जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए ना लॉजिक से कि हाँ, आप रात को 2 बजे उठ के भी किसी को समझा सकते हो कि हाँ, एयर मासेस कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं, हाँ हिमालयाज इतना लैंडस्लाइड प्रोन क्यों है, तो फिर लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। बस आंसर राइटिंग करो और अपना आराम से बढ़िया पेपर दे के आओ। तो पेपर 2 का एक बार एनालिसिस करते हैं 1 by 1। देखो इसमें भी वही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। उसके अलावा दोनों सेक्शंस में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, बट एक क्वेश्चन तो किसी एक सेक्शन में से करना ही करना है। मतलब आप एक सेक्शन जो 1 है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन, और सेक्शन जो बी है उसमें से 2 या 1 क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 3 क्वेश्चन को मिस कर सकते हो, और एक क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पेपर 2 में हमेशा लोकेशन का आता है, और इस बार लोकेशंस देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर जो लोकेशंस आई थी वो काफ़ी टफ थी, बट इस बार देखो जीरो वैली हमेशा रहती है, खेच ओपरली लेक ये आई थिंक न्यूज़ में थी, मुझे नहीं याद आ रहा इसका भी, बट आई थिंक ये न्यूज़ में था। तोरणमाल थोड़ा सा है, सुबर्णरेखा हम सब प्रीलिम्स के अंदर पढ़ते हैं। कोडरमा एक्चुअली झारखंड के अंदर है, इसमें कोविड के केसेस काफ़ी मिले थे तो ये न्यूज़ में था थोड़ा सा। सर क्रीक हम पढ़ते ही हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट में भी पढ़ते हैं। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपीएससी प्रीलिम्स में खूब पूछती है उसको। पीची डैम भी न्यूज़ में था, केरल के अंदर है ये। इसको ओपन करा गया था, ये पता नहीं क्लोज करा गया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, बट ये भी न्यूज़ में था एक्चुअली। दीघा बीच वॉज अगेन इन द न्यूज़ इन पंबन आइलैंड। तो इस बार मैपिंग के क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है। तो मैपिंग के क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको 2-3 लोकेशंस दिखी, और लोकेशन का मतलब है हर, अगर आपको एक टाइगर का फोटो भी दिखा है सेइंग कि रणथंबोर के अंदर ये दिखा है या इस नाम का है, या ये टाइगरस जिसने 18 टाइगर कप्स दिए थे उसकी डेथ हो गई, तो कहाँ पे है वो, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। जस्ट फाइंड आउट द लोकेशन ऑन द मैप और गूगल में बस उसको देख लो। ये चीज़ें ऐसी है ना कि आप इनको इंस्टेंटली, न्यूज़ पढ़ रहे हो इसको देखो गूगल मैप में खोल के, इंडिया में उसका लोकेशन कहाँ कर रहा है और उसको छोड़ दो। आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्स्टेंटली आपको हर दिन इसका रिवाइज भी करना है क्या, बट इनको हल्का फुल्का देखते रहो। और एक चीज़ ऑप्शनल वालों के लिए मुझे लगता है, या फिर बाकी अगर आप जीएस का यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अपने रूम के अंदर एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का मैप डाल के रख लो, पॉलिटिकल एंड अपना फिजिकल मैप दोनों,
ताकि आप चलते फिरते, घूमते फिरते, चाय पीते, बिस्किट खाते, थोड़ा बातें बातें करते, उस मैप को जितना देखोगे, देखो सबकॉन्शियसली चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती रहती हैं, तो आप जितना देखोगे उतनी ही आपको ऑन द मोमेंट याद आ जाएगा कि हाँ इसकी लोकेशन सर क्रीक यहाँ पे है, मुझे याद आ गया है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा मुझे पढ़ा था कि यहाँ पे कहीं पे लोकेशन है। एंड यूपीएससी इज़ नॉट आस्किंग कि आप एग्जैक्टली उधर ही पिन पॉइंट करो क्या, बट अप्रॉक्सीमेटली पिन पॉइंट कर दोगे ना तो दैट गोज इन योर फेवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया विच वॉज कंपल्सरी। एंड उसी क्वेश्चन के 3 और पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंध के भू राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन GS2 पॉलिटी IR के अंदर भी है ना। हम क्या बात करें इसमें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। नाउ ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट 1968 से इंडिया का भूटान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोकलाम का जो इशू हुआ था उसको डेफिनेटली पुट करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखो जी, ये पेपर 2 के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, पेपर 2 में आप देखो ये चारों क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब ऐसे लग रहे हैं कि GS के पेपर हैं। जैसे GS में क्वेश्चन आता है वही आता है। अब इधर मेजर दिक्कत ये हो जाती है कि हाउ यू कन्वर्ट ए GS आंसर इनटू ए जियोग्राफिकल आंसर। आप खुद सोचो, आपको आप जियोग्राफी में क्या अलग से पढ़ते हो, आप थ्योरीज पढ़ते हो, आप मॉडल्स पढ़ते हो, आप डिफरेंट लोकेशंस के बारे में बात करते हो। जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी स्पेशियो लोकेशन, देखो लोकेशंस के बारे में है। देन यू नीड टू मेंशन अबाउट द लोकेशन, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, डोकलाम प्लेट्यू कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, यही लोकेशंस है ना, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इस बॉर्डर को मिला रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स के साथ में ये इंडिया और भूटान का जो बायलैटरल रिलेशन है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेपाल के साथ क्या कोई रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल एंड भूटान का इंडिया में स्टेट्स के साथ कैसा रिलेशन है, उस चीज़ को मुझे मेंशन करना है यहाँ पे। तो फिर दूसरी चीज़, मैप तो बनाना ही पड़ेगा पूरा। हम सिक्किम के बीच में, सिक्किम अरुणाचल के बीच में इसका मैप बनाएंगे और हम अच्छे से दिखाएंगे कि यहाँ पे डोकलाम है, ये स्टेट्स हैं इसको बॉर्डर करते हुए। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिस्कस द इकोनॉमिक, अच्छा ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जब हम यूपीएससी हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर जब हम पेपर 1 के अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट या फिर पेपर 2 के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल वाला चैप्टर है उसको पढ़ते हैं, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। 3 डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनिक सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया में वोल्केनिक सॉइल क्या होती है, वोल्केनिक ओरिजिन की होती है। इंडिया में वोल्केनिक ओरिजिन मुझे कहाँ मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू पर मिलता है, जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। डेक्कन ट्रैप कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यू हैव टू मेक द मैप ऑल्सो कि यहाँ पे ये डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन ट्रैप वाला जो एरिया है मेरा, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की तरफ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, उसी वक्त में जब रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से ये निकली तो यहाँ पे वोल्केनिक फिशर्स हुए थे। उन वोल्केनिक फिशर्स से यहाँ पे कुछ लावा प्लेट्यू बन गए थे, वोल्केनिक लावा प्लेट्यू बने थे, जिनके इरोजन से ही यहाँ पे वोल्केनिक सॉइल का डेवलपमेंट हुआ था और इसको हम रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। नाउ इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो रेगर सॉइल होती है ये जनरली सेमी एरिड कंडीशंस में होती है और इसका जो पार्टिकल साइज होता है ये मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है बहुत लॉन्ग टाइम तक। तो यहाँ पे इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर दी कॉटन। तो इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन करा था कि कहाँ पे हमारी सॉइल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अंदर जब आप बात करोगे तो इसमें एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस की भी बात करोगे, इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस की भी बात करोगे। नाउ वोल्केनिक सॉइल इग्नियस नेचर की है, सो यू विल बी फाइंडिंग सम मिनरल्स हियर ऑल्सो एंड इट विल बी वेरी न्यूट्रिशियस। तो ये सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाती है, दैट इज़ इट। अच्छा, हम जो ऑप्शनल का कोर्स चला रहे हैं इसमें देखो जब आप पेपर 1 पेपर 2 का एनालाइज करोगे ना तो इस बार का पेपर ना बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। यू नीड यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम एनी टॉपिक कि मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करता इस बार, मैं इंडस्ट्रीज छोड़ दूँ, इस बार नहीं छोड़ सकते। जस्ट हैव अ लुक एट द पेपर इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड विच इज़ मेंशन्ड इन द सिलेबस आपको कवर करना है उसके अंदर, आप छोड़ नहीं सकते। तो हमारा जो कोर्स है इसके अंदर भी 100% कवरेज ऑफ सिलेबस है। हर एक टॉपिक, एक वर्ड जो दिया गया है उसका सब टॉपिक जिसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक चीज़ें कवर करी गई है ये। और मैपिंग भी देखो हम क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर में वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट्स
स्लोली जब आप थोड़ा सा कोर्स कर लोगे तो मैपिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट करवा दी जाती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हर टॉपिक डिस्कस होने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, और एक बार टॉपिक खत्म हो गया देन वी ऑल्सो सी द पेपर एंड दी एनालाइज कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने देखे थे क्या वो हमने जो पढ़ा है उससे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। एंड सेकेंड, आप देखो कि लास्ट वाले क्लास के अंदर भी जो पेपर 1 का डिस्कशन करा था उसमें भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का क्वेश्चन आया था। अभी भी आप देखोगे तो इसमें 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी में से आ रहे हैं। सो एनसीईआरटी हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप एनसीईआरटीज़ को मिस नहीं कर सकते हो। तो एनसीईआरटीज़ को भी इंटीग्रेट करा गया है। वो बीच बीच के अंदर मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको सडनली एडवांस स्टेज से पढ़ाया जा रहा है। इट इज़ फ्रॉम दी फाउंडेशन टू दी एडवांस स्टेज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही में किस तरीके से ऑप्शनल को अप्रोच करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार देख लो। देर आर मेनी सैम्पल लेक्चर्स गिवन इन टू दी कोर्स, यू कैन सी, यू कैन वॉच। ये एक क्वेश्चन आप सब पूछ रहे हो कि हिंदी मीडियम में भी है क्या। देखो आप इसमें जो सैम्पल लेक्चर दिए हुए हैं जस्ट सी दोस लेक्चर्स एंड आप खुद से डिसाइड करो कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में है। ये आपको आराम से, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको बहुत ईजिली ये पूरा का पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। सो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आओ। गिव अ रीजन अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शुगर इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार से लेके जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेरी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो महाराष्ट्र कर्नाटका यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। नाउ अभी उत्तर प्रदेश जो है वो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया के अंदर आता था, बट नाउ द सिचुएशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पेनिनसुलर इंडिया। इसका क्या रीज़न है? देखो शुगर जो है ना, एक तो उसका वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको बहुत पानी चाहिए होता है। दूसरा, शुगर की जो मिल्स होती है ना वो कोऑपरेटिव मिल्स होती हैं और ये शुगर सीजनल है। तो इसका मतलब है कि 365 डेज ये जो मिल्स हैं ये वर्क नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये कोऑपरेटिव मिल्स होती हैं। इन कोऑपरेटिव मिल्स से प्रॉफिट जो है वो फार्मर्स को कम मिलता है। दूसरा, शुगर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द शुगर ये काफ़ी हाई होता है। इसके साथ में शुगर के साथ क्या होती है कि शुगर जैसे ही आपने गन्ना काटा, जैसे ही आपने ईख काटी, आपको जितना जल्दी हो सके इस ईख को मील में पहुंचाना होगा ताकि उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम ना हो, ठीक है। तो इसीलिए, और यहाँ पे देखो महाराष्ट्र के अंदर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे इसकी मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी हो रहा है, इसकी वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सट्रीम क्लाइमेट है जिससे सुक्रोज कंटेंट कम हो रहा है। मॉइस्चर लेवल महाराष्ट्र के मॉइस्चर लेवल से कंपैरेटिवली कम है। तो इन सब वजह से शुगर इंडस्ट्री जो है वो नदर्न इंडिया से पेनिनसुलर इंडिया की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो द डिस्कशन वी हैव डन इन द कोर्स। फिर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर आ जाओ। लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयन रीजन, डिस्कस इट्स कॉजेज, मिटिगेशन मेजर। ये सवाल यूपीएससी ने इतनी बार पूछा है, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे ऑप्शनल का पेपर हो। वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड्स कम क्यों आते हैं? हिमालय में वेस्टर्न घाट से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं? लैंडस्लाइड हिमालय में मेजर रीजन क्यों है? सेम तरह का क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग के अंदर ये क्वेश्चन आता है। क्या कॉजेज हैं, क्या मिटिगेशन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको, हमने जो जीएस पेपर का डिकोडिंग करा था उसमें भी दिखाया था कि हमको बात करनी है कि हिमालय जो रीजन है वो क्या बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, ठीक है। जियोसिंक्लाइन का थ्योरी हम इसमें बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जो था वो कैसे था, उसमें किस तरीके से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं विच आर वेरी फ्रेजाइल, तो उसकी वजह से। और एंड दूसरा, हमारी जो इंडियन प्लेट है इट इज़ स्टिल कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, उसकी वजह से अभी भी ये नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, ये नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट कर रही है। इस नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हिमालयन प्लेट है, ये जो हिमालयन एरिया है, यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस इज एक्यूमुलेटिंग, और ये स्ट्रेस वन डे इट विल सडनली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द अर्थक्वेक ऑल्सो। तो लैंडस्लाइड यहाँ पे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एंड अनदर फैक्टर इज डेवलपमेंट ऑल्सो, दिस इज अ फ्रेजाइल एरिया, यहाँ पे रिवर्स बहुत हैं, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, डैम रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है यहाँ पे। इन सब का एक कम्युलेटिव फैक्टर है कि हिमालयन रीजन के अंदर लैंडस्लाइड ज़्यादा है। इसके क्या कॉजेज़ हैं
नेचुरल कॉजेज़ होंगे और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ होंगे, दोनों को सब कैटेगराइज करके लिखना है। और मिटिगेशन में क्या मेजर्स लिए गए हैं, इसमें हम बताएंगे कि ये हाई वल्नरेबिलिटी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, गवर्नमेंट के द्वारा लैंडस्लाइड मैपिंग करी गई है कि ये देखो, लैंडस्लाइड का एक सही चीज़ ये रहता है कि ये लोकलाइज्ड इम्पैक्ट है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ पे हाई लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे किसी तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ना करी जाए, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, अप्रेज वाई ड्रॉट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स इन इंडिया। क्यों सूखा भारत में सबसे आम जलवायु चरम विशेषताओं में से एक है, मूल्यांकन करो, इसको अप्रेज करना है हमको। तो इसका मतलब देखो, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स क्या होता है कि एक तो एक्सट्रीम फ्लड आ गया है, ठीक है, ये क्लाइमेटिक होते हैं, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन आ गया है, एक्सट्रीम ड्रॉट आ गया है। अभी आप देखो जो मॉनसून है ना, इट इज़ कंटिन्यूसली शिफ्टिंग। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने ड्रॉट पेपर 2 के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर करा है, ड्रॉट के अंदर। ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक के अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर हमने कवर करा है। बट इसको समझने की कोशिश करो कि मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स क्यों बनता जा रहा है। ये जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओशंस ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, हमारा जो लैंड एरिया है वो भी बहुत जल्दी गर्म, बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है। इसकी जो इंडिया वाला मेन लैंड एरिया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मानसून है ना वो शिफ्ट हो रहा है। आप देखो, लाइक यू कैन योरसेल्फ फील इन द पास्ट 4-5 ईयर्स कि मानसून हैज़ शिफ्टेड। पहले जब बारिश हमारी जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाती थी, अभी हो सकता है हमारी बारिश अगस्त तक आती है कभी कभी, ठीक है, और बहुत जल्दी चली जाती है। सो हमारा बारिश का 4-5 महीने हुआ करते थे लोकली, मतलब लॉजिकली हमारे इतने ही महीने होते हैं, बट दैट इज श्रिंक्ड। और श्रिंकिंग के अंदर भी ऐसा है कि भारत के अंदर एक जगह पे फ्लड आ रहा है और दूसरी जगह पे ड्रॉट आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, अभी देखो जो वाटर बॉडीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने अर्बनाइजेशन के साथ में वाटर बॉडीज़ में क्या करा है कि उनका नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, वी आर ऑल्सो क्रॉपिंग हम कौन से एग्रीकल्चर में एंटर कर गए, हम वाटर इंटेंसिव, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बट वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग करी जा रही है। तो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है और सॉइल मॉइस्चर को भी रिड्यूस कर रहा है। तो ये सारे रीजंस हमको देने होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको इसके अंदर मैप ड्रॉ करना होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा आता है और उसके क्या रीजंस हैं। आप इसके रीजन को मॉनसूनल रीजंस के अंदर, एग्रीकल्चर रीजन के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसी रीजंस के अंदर आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि क्या क्यों आता है वहाँ पे। Then we have discussed the ecological and economic challenges of the interlinking in India. रिवर इंटरलिंकिंग की जो बात हो रही है वो काफ़ी सालों से हो रही है। जैसे केन बेतवा इंटरलिंकिंग है जिसके बारे में काफ़ी वो भी चल रही, टसल भी चल रही है कि जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है वो काफ़ी डूब जाएगा उसके अंदर। लेकिन अभी जो NWDA ने, जो हमारी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर, इन्होंने 14 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हिमालय के अंदर, 16 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पेनिनसुला और 37 इंटरस्टेट लिंकिंग प्रोजेक्ट को इन्होंने अप्रूव करा है। तो इस तरीके से नदियों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखो, ये बेतवा रिवर है और यहीं पे हमारी केन रिवर है। केन और बेतवा, यहाँ पे केन रिवर है, केन और बेतवा रिवर को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क जो है वो डूब जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या, फ्लड को कंट्रोल करने में, इंटरस्टेट डिस्प्यूट के अंदर, इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अंदर इसके कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन इन सब चैलेंजेस के साथ में, बीइंग एन ऑप्शनल ऑफ द जियोग्राफी, वी ऑल्सो हैव टू मेंशन कि किस तरीके से ये उस एरिया का क्लाइमेट चेंज कर देगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो रही है तो एक बीच में ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे जनरली वाटर डिफिसिट रहता है ना। अब इस वाटर डिफिसिट एरिया के अंदर जब पानी आएगा तो यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज होगा, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। एंड इवोल्यूशन जो होता है ना, चाहे एनिमल्स के अंदर हो, ह्यूमंस के अंदर हो, बहुत स्लोली होता है। अगर आप सडनली उनकी कंडीशंस चेंज कर दोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट इट, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो यहाँ का इकोसिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। अदर थिंग, यहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रिवर जियोमॉर्फोलॉजी बनती है जो पूरे रिवर कोर्स को कार्व करती है। यहाँ पे फ्लड, यहाँ पे रिवर कोर्स चेंज हो जाएगा, इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें लाइक पुट ऑल द पॉइंट्स यू हैव स्टडीड इन द क्लाइमेटोलॉजी इनटू द वाटरशेड मैनेजमेंट एरिया ऑल्सो, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी होगी। जियोमॉर्फोलॉजी भी इसके अंदर लेके आना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये इसी के जैसा एक क्वेश्चन पेपर 1 में भी आया था, और सोलर एनर्जी के जो क्वेश्चंस हैं वो जीएस के अंदर पहले भी पूछे जा चुके हैं, जीएस पेपर के अंदर। तो एक चीज़ आप देखो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर ना जीएस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जब भी आप जीएस का पेपर, चाहे आप इसी साल दे रहे हो, चाहे पिछले 4-5 साल का जीएस में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है हमारे सिलेबस से लिंक करके, जैसे स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आया है, इको टूरिज्म का क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जीएस के अंदर पूछे गए हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप जीएस के अंदर देखो, उसको सोचो कि मैं जियोग्राफी में इसका आंसर कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करेंगे, हम उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, हम उसमें मैप कलेक्ट करेंगे, हम उसमें लोकेशंस कलेक्ट करेंगे, और हम उसको एक ज्योग्राफिकल आंसर बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमको बताना क्या होगा कि सबसे पहले हम अभी की करंट स्टेटस देंगे कि हमारा 80 to 85% तक का जो पावर जनरेशन है वो हमारा थर्मल से हो रहा है। देन वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में हम 2 तरह की सोलर प्लेट्स यूज़ ले सकते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा कि एक तो ये वाइड रीच टू द रिमोटेस्ट एरिया हो जाएगा, एंड ऐसे एरियाज जहाँ पे या तो लैंड डिग्रेड हो गई है, उस लैंड का यूटिलाइजेशन हो सकता है सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी यूनिफॉर्म हो सकता है। तो इस तरीके से अगेन दिस इज ऑल्सो ए करंट रिलेटेड एरिया, बट हमको इसमें क्या लिखना होगा कि इंडिया बीइंग इन ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे ऑलमोस्ट सेंटर से निकल रही है, वेयर आर द लोकेशंस जहाँ पे हम सोलर एनर्जी का खूब उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेंशन द लोकेशंस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी ऑफ 3, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग अर्बन प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में शहरी समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के महत्व का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हमारा सिंपल सिलेबस में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। Look at the question number 3C. Examine the significance of ecotourism in relation to the socio-economic development and biodiversity conservation in India. आप इसको सिंपल खुद से रिलेट करिए। चाहे आप वेस्टर्न घाट्स के अंदर, हम समर्स के अंदर जनरली वी ट्राई कि हम हिल साइड एरिया में चले जाएं, बट अभी आप किसी भी ऐसे लोकेशन में चले जाओ, यू विल सी कि यहाँ पे पानी की बॉटल ऐसे फेंकी हुई है, लेज के चिप्स का कचरा ऐसे ही फेंका हुआ पड़ा है, कहीं पे किसी का रुमाल पड़ा है, कहीं पे किसी का मास्क रखा पड़ा है। तो व्हाट इज दिस वी आर डूइंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी। एक बहुत ही प्योर एंड सीरीन एरिया था जहाँ पे जाके हमने उसको पोल्यूट कर दिया है। एंड उस दूसरा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में देखो, इसमें कोविड का एग्जांपल लेके आना, देयर आर सम एरियाज विच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द टूरिज्म, ठीक है। तो ऑन अ गुड पॉइंट, दिस इज़ अ गुड कि हिली एरियाज पर्टिकुलरली जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। सो अगर इको टूरिज्म की हम बात करें, सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ टू दी पर्टिकुलर एरिया, बट ऑल्सो इंटू सिचुएशंस जो कोविड जैसे सिचुएशंस होती हैं उनमें उसमें ऐसे सिचुएशंस में उनके पास किसी तरह का अल्टरनेट ही नहीं रहता है, तो वो एक नेगेटिव साइड हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमको इको टूरिज्म की बात करनी है, अ टूरिज्म विच इज लिंक्ड विद द इकोलॉजी, अ टूरिज्म विच इज ए सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करनी है। तो हम उसमें बात करेंगे कि किस तरीके से इको टूरिज्म बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हेल्प कर रहा है। देखो पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना वो टूरिज्म का एग्जांपल था। इको टूरिज्म होता है जहाँ पे कम्प्लीटली सस्टेनेबल है। आपने देखा होगा कि आजकल इस तरह के काफ़ी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, पर्टिकुलरली आई वुड से कि इको टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं, वो काफ़ी चर्चा के अंदर भी हैं कि आप उस पर दे आर कॉस्टली, इको टूरिज्म वाले कॉस्टली, कि आपको ऑर्गेनिक खाना खिलाया जाएगा, आपको इस तरह की झोंपड़ी में रखा जाएगा जहाँ पे बिजली की जगह आपको शायद मोमबत्ती या कैंडल या फिर जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह का जो मॉडल है वो हमारा इको टूरिज्म का मॉडल होता है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्कस द रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ कोल इन इंडिया। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि इंडिया में कोल आया कहाँ से है। सो हमने जब ये इंडियन फिजिकल सेटिंग के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि हमारे 4 मेजर डिविजन्स हैं और इनका जब डिटेल्ड एनालिसिस करा था, देन वी ऑल्सो
लर्न अबाउट दी द्रविडियन रॉक सिस्टम, और द्रविडियन रॉक सिस्टम के अंदर आता है हमारा कार्बोनिफरस सिस्टम। कार्बोनिफरस सिस्टम इज वेयर एवर 90% ऑफ द कॉल रिजर्व्स आर। कहाँ कहाँ पे है ये, कैसी कॉल की क्वालिटी है उसमें, कैसी उसके लोकेशन है। इसके साथ में आपको टर्सरी कॉल सिस्टम के बारे में भी मेंशन करना होगा, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर आता है। सो ये सब कुछ भी हमने हमारे कोर्स के अंदर कवर अप करा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी इजी। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। भारत में पूर्व वाहिनी नदियों की उल्लेखनीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंडिया में दो तरह की रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई अरेबियन सी में फॉल होती है, एंड ईस्ट फ्लोइंग जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल होती है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर जो है उनमें आती है हमारी हमारी गंगा। हिमालयन रिवर्स के अंदर आती है हमारी गंगा, हमारी ब्रह्मपुत्र एंड हमारी इंडस रिवर। बट इंडस रिवर जो है ये और ब्रह्मपुत्र ये दोनों यू टर्न ले लेती है। इंडस रिवर पहले वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, यू टर्न ले लेती है और फिर साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती हुई अरेबियन सी में फॉल हो जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर पहले ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, यू टर्न लेती है फिर से, और साउथ डायरेक्शन में गंगा से जाके हमारे बांग्लादेश के अंदर मिल जाती हैं। सो मेजरली यहाँ पे जो मेंशन करना होगा वो हमको गेंजेटिक रिवर सिस्टम के बारे में बात करनी होगी। गेंजेटिक रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, और सेकंड हमारी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के बारे में, मेजर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ आप दो पार्ट में डिवाइड करके इनके सेलिएंट फीचर के बारे में बात करोगे, और जो सेलिएंट फीचर है वो हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के दोनों के डिफरेंट हैं, दोनों में डिफरेंस है। हिमालयन रिवर न्यू है, पेनिनसुलर रिवर्स ओल्ड हैं, तो उनका रिवर कोर्स, उनकी रिवर मॉर्फोलॉजी उसी तरीके से चेंज होगी। कितना वो सेडिमेंट लेके आ रही हैं, किस तरह का फ्लड प्लेन एरिया बना रही हैं, कितना डेल्टिक उनका माउथ कितना स्प्रेड है, बीच बीच में ऑक्सबो लेक्स बन रही है नहीं बन रही हैं, उनके आसपास का इकोलॉजी कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करनी होगी, एंड दैट विल बी डिफाइनिंग कि सेलिएंट फीचर हमारे इनके क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4C। अगेन दिस क्वेश्चन वेरी वेरी ऑनेस्टली वी हैव डिस्कस्ड इट कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं, रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि जनरली हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें उनके सारे सेलिएंट फीचर्स भी कवर अप हो जाते हैं। कमिंग टू 4C, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया। भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवादों की समस्याओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इंटर स्टेट बॉर्डर के अंदर हम क्या बात करेंगे, हम सारी बात करेंगे कि यहाँ पे हमारी नक्सल की क्या प्रॉब्लम है, हमारी वाटर डिस्प्यूट की क्या प्रॉब्लम है। देखो ऐसे बॉर्डर की दिक्कत ना, एक तो लैंग्वेज वाली दिक्कत भी है, ये आपको पॉलिटी से मिल जाएगा, बट आप पॉलिटी करंट का टॉपिक है, अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ द GS, बट और ऑब्वियसली मेंस का है, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी का कैसे बनाएंगे, हम मैप बनाएंगे, हम छोटे छोटे उसमें एरियाज लोकेट करेंगे कि यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, यहाँ पे इंटर स्टेट लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ गया है, नक्सलाइट वाला एरिया आ जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कवर अप करना है। ऑल राइट, सिंपल क्वेश्चन है, अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू सेक्शन B, 5th क्वेश्चन, अगेन ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का A, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। नाउ दिस इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर जनरली हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, बट अभी क्या पूछ लिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर में जो प्रीलिम्स में हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे मेंशन करना है, बट उसको ज्योग्राफिकल आंसर बनाने के लिए वी हैव टू पुट द मैप ऑल्सो। लोकेशंस कैसी हैं, उस लोकेशंस की मॉर्फोलॉजी कैसी है, वहाँ की इकोलॉजी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट टाइगर को कैसे इम्पैक्ट करती है, इन सब के बारे में मेंशन करना है। नाउ एट अ पॉइंट यू माइट बी थिंकिंग कि ये सब कैसे याद रहेगा, कैसे होगा, बट अगर आपने पूरी इंडिया के बारे में पढ़ लिया और आपको ऑलमोस्ट हर एक लोकेशन मेजर स्टेट्स के बारे में पता है कि स्टेट का मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये स्टेट प्लेट्यू पे है या प्लेन पे है या फिर हिल्स पे है, इस लोकेशन के साथ में यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एरिड क्लाइमेट है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, किस तरह का क्लाइमेट है, वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती है, इन सब चीज़ों को जब पता चल जाएगा और सेलिएंट फीचर हमको ऑलरेडी पता है, तो आप इन दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। कूल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5B, भारत में बादल फटने की समस्याओं का वर्णन उपयुक्त उदाहरणों सहित करिए। अभी रिसेंटली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ये क्वेश्चन उस पे है। क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम क्या है, पर देखो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। अच्छा ये देखो मैंने आपको दिखाना रह गया
कि हमने जब हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बारे में करा है तो उनका क्या इवोल्यूशन है, उनके क्या डिफरेंसेस, इन सब के बारे में बात करी है। ओके, क्लाउड बर्स्ट सबसे पहले तो होता क्या है, एक शॉर्ट टर्म, एक बहुत ही 5, 10, 15 मिनट के अंदर इतनी तेज बारिश होती है, इतनी तेज, लाइक इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है कि अगर बारिश 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से एक एरिया में होती है कि 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश 1 घंटे के अंदर होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन बोलते हैं। तो 1 घंटे में जब 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो आधे घंटे में अगर 5 सेंटीमीटर की बारिश भी होती है तो दैट इज लाइक द क्लाउड बर्स्ट एरिया। कहाँ पे होता है, जनरली हिली एरियाज़ के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी एक ओरोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट कर देता है कि जो मेरी मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वो सडनली जैसे ही यहाँ से टकराती है और ये जब ऊपर उठती है, यहाँ पे क्या होता है कि अपवर्ड करंट बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है। अपवर्ड करंट, एयर करंट क्या होता है कि जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ करंट होता है, इस वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वेरी वार्म करंट की वजह से बहुत ही क्विकली जब ये ऊपर उठती है, रेन ड्रॉप्स इतनी हैवी हो जाती हैं, कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वो सब जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है वो यहीं पे इतना तेज़ी से बारिश कर देता है। सो वो मेरा क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन होता है। इसको फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत ही सडन होता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत ही सडन होता है और ये बहुत छोटे एरिया में होता है। तो यहाँ पे हिली एरियाज़ के अंदर डॉपलर्स को यूज़ करा जाता है। उन डॉपलर्स के यूज़ से 12-14 घंटे के एडवांस, कभी कभी 6 घंटे के एडवांस में पता चल जाता है कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे बारिश हो सकती है, ठीक है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके साथ में आता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड मतलब सडनली एक पानी का बहुत तेज़ी से बहाव आया है। फ्लैश फ्लड के बहुत रीजंस हो सकते हैं लेकिन क्लाउड बर्स्ट इज अगेन वन ऑफ द रीजन जिससे फ्लैश फ्लड होता है, ठीक है। इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब ये इतना तेज़ी से बहता है, तो एग्रीकल्चर हो गया है, घर हो गया है, या फिर हमारा जो रिवर का कोर्स है इन सबको, या फिर सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन तो बहुत ज़्यादा होता है, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। इट इज़ मोस्टली लाइक कि जब बहुत तेज़ी से बारिश होती है और सडनली पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया है कि एकदम जैसे किसी ने, इसको बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं कि किसी ने बादल का जो नल है उसको ओपन कर दिया है तो सडनली एकदम झर्र से पानी गिरता है। So that we need to mention यहाँ पे। Again this is a simple question and we have discussed it into the contemporary issues। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर C5 का, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा व जल संरक्षण के लिए जल विभाजन वाटरशेड प्रबंधन की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये जब हमने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने जब पढ़ा था तब उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन ऐसे एरियाज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि ये हिली एरियाज़ हैं। हिली एरियाज़ में क्या होता है कि देखो, एक तो जैसे बारिश होगी यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे जो सॉइल का टॉप लेयर होता है वो भी काफ़ी थिन होता है। एंड अगेन बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड रेन वाटर भी आप देखो कि हिली एरियाज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम होती है और यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका प्रॉब्लम काफ़ी होता है। अगर आप कभी भी पहाड़ों में ट्रैक करने के लिए गए हो या फिर अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो अपने सर पे एक दुपट्टा बांध के इस तरीके से बहुत बड़ा सा एक पानी का कार्टन जो है उसको एक जो नदी में से भर के फिर अपने घर में ले जाके उसको प्रिजर्व करती है। नाउ दिस सिचुएशन इज़ वेरी मच लाइक व्हाट वी सी इन दी एरिड राजस्थान एरिया। हालांकि अब ये सिचुएशन राजस्थान में काफ़ी कंट्रोल्ड हो गया है, लेकिन हमने देखा होगा कि एक जनरल पिक्चर जब राजस्थान का क्रिएट करते हैं तो ये होता है कि हाँ 3-4 महिलाएं एक साथ में एक ग्रुप में धूल भरी आंधी चल रही है, उसमें अपने सर पे मटके रख के जा रही है। नाउ द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन दिस यू सी इनटू द हिली एरियाज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे भी पानी का उतना ही दिक्कत रहता है। नदियाँ बहती हैं बट उस नदी में से उस पानी को लेके देखो, एक तो यहाँ पे जो सेटलमेंट है ना वो स्कैटर्ड सेटलमेंट है, हिली एरियाज़ का है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली सेटलमेंट को भी मेंशन कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ से नीचे बह रही वैली में से पानी को ऊपर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई नहीं होती है ऑल द टाइम 24/7 कि आप हर टाइम पे मोटर चला के पानी लेते रहो क्या। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका घर का लोकेशन कहाँ है, रिवर कहाँ है, दिस इज़ अगेन ए वेरी मेजर प्रॉब्लम। तो इन सबको कैसे टेकल करना है हिल वाटरशेड मैनेजमेंट एरिया से, सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन टू दी कोर्स ऑल्सो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर D, भारत के संदर्भ में जनसंख्या देशांतर गमन प्रवसन में ये जो रेवेंस्टीन की लॉ है पॉपुलेशन माइग्रेशन का, इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो ये तो हमने माइग्रेशन की जब थ्योरीज करी हैं तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करा है कि 1885 के अंदर E.J. रेवेंस्टाइन ने जो अपना लॉ दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने कुछ सेट ऑफ जनरलाइजेशंस करे थे जिसको उन्होंने लॉ ऑफ माइग्रेशन नाम दिया था कि
पूरी उन्होंने लिस्टिंग करी थी कि माइग्रेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है और एक साथ में काउंटर करंट भी होता है, क्या लॉ ऑफ माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, माइग्रेशन तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करा है इसमें, क्या उसके कॉजेज़ हैं, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, उसके एनवायरमेंटल मतलब इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, दोनों एरियाज़ पे, सोर्स पे भी डेस्टिनेशन पे भी आपको इम्पैक्ट दोनों चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ई, डिस्कस अशोक मित्राज क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ इंडियन सिटीज़। अगेन सेटलमेंट में से क्वेश्चन है ये। अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन क्या है? उन्होंने 7 एक्टिविटीज़ दी थी, माइनिंग, क्वेरिंग, फॉरेस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। उसके बेसिस पे इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट टाउन एंड सर्विस टाउन पे। तो उसके बेसिस पे इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन करा था अपने ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू। तो ये पूरा डिस्क्राइब करा है हमने कि अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन क्या है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है। ओके, अगेन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन द क्लाइमेट। अगेन अ वेरी वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। पूरा अच्छी तरीके से जब हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन करा है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, तब हमने बहुत अच्छी तरीके से बात करी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, उनके एसोसिएटेड वेदर्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट के अंदर आप सब तरह के इम्पैक्ट की बात कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, इकोलॉजी सिस्टम, एनवायरमेंट, ऑन द इकोनॉमी, ऑन द सोशल डेवलपमेंट, ऑन दी हमारी जो ये एक्वेटिक लाइफ होती है उस पर क्या इम्पैक्ट है। साथ में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को तो खैर काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करा है कि वाई द साइक्लोन्स आर नाउअडेज कमिंग मोर इनटू द अरेबियन सी ऑल्सो, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वनरेबल क्यों है इसके बारे में। एंड सिमिलरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में भी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हुए मेरी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के साथ आते हैं, इंडिया के अंदर एंटर होते हैं विंटर के अंदर। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उनका और उनका क्या इम्पैक्ट है। ये सर्दियों में जो बारिश होती है ना, जिसको मावट बोलते हैं, जैसे आजकल बारिश हुई, थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, तो ये जो मावट होती है विंटर रेन, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। और ये पूरे हमारा टोटल रेनफॉल का 5 से 10% तक का बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से होता है। और हमारी जो राबी की क्रॉप होती है उनको इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज से बहुत फ़ायदा मिलता है। सो अगेन इन वेरी एक्सटेंसिव मैनर वी हैव डिस्कस्ड कि क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का इम्पैक्ट है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6B, एग्जामिन द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अगेन अ वेरी करंट का टॉपिक, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं। देखो पहले तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स किसको बोलते हैं और उसका लोकेशन क्या क्या है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ द इरीगेशन। हम ट्यूबवेल्स खोदते हैं और उसमें से पानी निकाल के इरीगेट करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्निक ऑल्सो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितनी वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग हम कर रहे हैं या जितना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, उतना ही ग्राउंड वाटर से जितना पानी का एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होगा, उतना ही ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। एंड ग्राउंड वाटर का लेवल जितना नीचे जाएगा उतना ही वहाँ पे टॉक्सिसिटी, आप ऐसे मानो कि आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल का पानी खारा हो गया है ना, कि वो मीठा नहीं रहा अभी। तो क्यों हो रहा है वो? क्योंकि ट्यूबवेल में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे तक गिर गया है। इसकी वजह से वहाँ पे मिनरल कंटेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो रही है। अब वो ड्रिंकेबल भी नहीं रहा और अब वो इरिगेशन के भी यूज़ का नहीं रहा है। क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसमें मेंशन करना होगा कि ग्राउंड वाटर कितना % इरीगेट करता है, ग्राउंड वाटर कितना % इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल है, कहाँ कहाँ पे इसके लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। मेजर एरियाज इसमें आएंगे पंजाब, हरियाणा एंड एरियाज ऑफ अवर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ओके, कमिंग टू 6C, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था तब हमने सब पढ़ा था कि क्या इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, क्या इसके प्लेट्यूज़ हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, एक क्वेश्चन क्या पूरा टॉपिक ही जो हमने फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया में करा है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया है इसको। अगेन ए वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और ये पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू और टफ अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि पंचायती राज सिस्टम कैसे कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया में। तो जब ये हमने रीजनल प्लानिंग के अंदर मल्टी लेवल प्लानिंग करा है ना, तो उसमें हमने पूरी
अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है हर एक लेवल को, हर एक लेवल की प्लानिंग क्या है और उस लेवल की प्लानिंग के अंदर लोकल एंड पंचायत का क्या रोल है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की क्या मेरिट्स हैं और इसकी क्या डीमेरिट्स हैं, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। देखो अभी तो इसमें आपको क्या पूछा है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है कि मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। तो कोर्स के अंदर दोनों चीज़ें, और ये इतना लिख दो, कंटेंट सफिशिएंट है। और ये फ्लो चार्ट बना दो, यहाँ पे ये वाला फ्लो चार्ट बना दो, सफिशिएंट है। हमारी जो बॉटम टू टॉप है सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरली ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला हमारा चैप्टर है ना पेपर 2 में, उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है ना। आइडेंटिफाई द मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर। बेंगलोर मुंबई जो कॉरिडोर बन रहा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ से ये जा रहा है, वहाँ पे इकोलॉजी कैसा है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, दोनों एरियाज़ की, मुंबई और बेंगलुरु की इंडस्ट्रीज़ की, जो मुंबई का हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, बेंगलोर की जो हमारी खदानें हैं, दोनों में कैसे लिंकेज होगा, माइनिंग एंड पोर्ट के साथ लिंक होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया वहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। और जो मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी 10th क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन का एक चैप्टर है, उसके अंदर मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इंडिया के दिए हुए हैं, उतना ही मेंशन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, मतलब लाइक यू फाइंड कि कौन कौन से टॉपिक लिखें। ऐसे के अंदर हमेशा सिलेबस का हेल्प लो। देखो कि क्या जियोमॉर्फोलॉजी में से कोई टॉपिक उठा के, कोई पॉइंट उठा के आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, क्या क्लाइमेटोलॉजी से कोई पॉइंट उठा के ऐड ऑन कर सकते हो, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी से कोई पॉइंट उठा के ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, और क्या एग्रीकल्चर में से कर सकते हो, इकोनॉमी में से कर सकते हो, पॉलिटी में से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट एक्सप्लोर द सिलेबस एंड यू विल फाइंड 10 पॉइंट्स वेरी इजीली। सिंपल, ये हमेशा जीएस में भी यही मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, कमिंग टू 7C, भारत के उदारीकृत आर्थिक माहौल में बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास का आकलन कीजिए। लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया का एसेस करना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे ग्रोथ कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज क्या कर रही हैं। चाहे बेंगलोर का सिचुएशन ले लो, चाहे चेन्नई का सिचुएशन ले लो, दिल्ली का ले लो, दे आर, दोनों चीज़ें हैं। देखो, ग्रोथ का एक्सेस करना है ना, तो दोनों चीज़ें हैं कि वो जो हमारी लोकल लेवल या जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपटीशन दे रही है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ द इकोनॉमिक सपोर्ट। उनके पास इतने पैसे नहीं होते, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, सो दे आर ब्रिंगिंग नेगेटिव कॉम्पिटिशन ऑल्सो, बट मार्केट में पॉजिटिव कॉम्पिटिशन भी लेके आ रही हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, मार्केट को स्टेबल कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगेन दिस इज़ अ टॉपिक फ्रॉम द इकोनॉमी। तो यहाँ पे ज्योग्राफी लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे एमएनसीज की वजह से ग्रोथ आइडेंटिफाई करी गई है, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि पेपर 2 आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा जीएस का पेपर है, बट फिर हमको यही करना होता है, इस जीएस के पेपर को ही हमको यहाँ पे मॉडल्स एंड थ्योरीज डालनी पड़ेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक हमारा पेपर 1 का, उसका कॉन्सेप्ट डालेंगे यहाँ पे, और हम कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस डालेंगे एंड वी विल कन्वर्ट इनटू द जियोग्राफी आंसर, ठीक है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन्स। अभी हमारी WEF की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने बोला था कि इंडिया में आईटीसी की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इट इज़ अबाउट टू प्रेज। तो एक लार्ज टैलेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग आईटी प्रोफेशनल का क्रिएट होता है। तो ये इंडिया के अंदर, मतलब जैसे देखो हम बात करते हैं ना कि एक जोक भी चलता है कि एवरी 6th इंडियन इज एन कंप्यूटर इंजीनियर और ही नो समथिंग अबाउट द कंप्यूटर। तो इस तरह का जोक का मतलब क्या है कि हम आईटीसी में, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर वेरी वेल नोन। तो ये छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर बीपीओस खुल रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दे कैन ग्रो, दे कैन। अच्छा, इससे माइग्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एरिया डेफिनेटली इज इंक्रीजिंग। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप ना पूरा सिलेबस को स्कैन करो इंस्टेंटली एंड जस्ट फाइंड योर पॉइंट्स, कि मैं ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड अगेन इट इज़ लिंक्ड विद दी करंट अफेयर। तो ये क्वेश्चन हो गया। Coming to 8B, discuss the command area development program and its impact on eliminating the regional inequalities in India। ये जब हमने कमांड एरिया डेवलपमेंट करा था तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं
और उन ऑब्जेक्टिव से कैसे रीजनल इनइक्वालिटी को दूर करा जाएगा, एलिमिनेट करा जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करा गया है। ठीक है, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन 8C, critically assess the status of balance of trade in India and such some measures to combat the issue। ट्रेड से है ये क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंडिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या स्टेटस है? देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ज्योग्राफिकल देना है। सो विल बी गिविंग लोकेशंस, विल बी नेमिंग द कंट्रीज, यहाँ पे कितना परसेंटेज हो रहा है, किन के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंडिया का कहाँ पे एडवांटेजेस हैं इंडिया में। देखो इंडिया ना मिनरल रिच है, यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे मिनरल्स हैं। सो वी कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट रिचनेस इन द मिनरल्स। यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको हम कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं, क्या मेजर्स दे सकते हो? तो यहाँ पे आप डेफिनेटली यूज़ करो जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, आप डेफिनेटली यूज़ करो इंटरलिंकिंग को। इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, कैसे रीजनल डिस्पैरिटी से दूर करी जा सकती है। ठीक है, अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यार मुझे तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए हो अगर आपने मेंस का प्रिपरेशन करा है तो। दिस इज़ ए सिंपल पेपर, इसमें कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। पेपर 1 में चलो 1-2 सवाल थे जो लग रहा था कि काफ़ी टफ है। पेपर 2 में ऐसा कुछ है नहीं। पेपर 2 में आपको बस पेपर 1 से लिंक करते जाना है इसको, कि जहाँ जहाँ पे इस मॉडल, इस थ्योरी, इस जियोग्राफर का नाम आ सकता है उसको पुट करना है, एंड हमको लोकेशंस मेंशन करनी है, मैप्स मेंशन करने हैं। ठीक है, और आराम से पेपर हो जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते। देखो मैं एक काम करती हूँ, एक हम लोग एक बातचीत करते हैं कि प्रीवियस ईयर, अभी इस साल के क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछे जा चुके हैं। सो यू विल ऑल्सो हैव अ स्लाइट आइडिया कि क्यों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। अगेन आप देखो कि पेपर 2 मोस्टली कन्वेंशनल करंट अफेयर की साइड पे बना हुआ है। पेपर 1 में भी इस बार काफ़ी करंट अफेयर का इंक्लूजन था, तो आप करंट अफेयर को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लिंक करना स्टार्ट कर दो कि करंट के साथ स्टैटिक को कैसे लिंक करना है। इसके लिए एक छोटा सा टिप मैं आपको दे सकती हूँ कि आप जैसे भी ही पढ़ो कि यहाँ पे इस तरह का इको टूरिज्म का एक इनिशिएटिव लिया गया है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, या इस पर्टिकुलर जैसे सुंदरवन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बार बार आने से एक 20% तक का सुंदरवन एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये सारे स्मॉल फैक्ट्स, केस स्टडीज़ हैं जो आपको जियोग्राफी के अंदर हेल्प करेंगे। तो आप एक छोटा सा नोटबुक बना लो अलग से, या फिर आप चाहो तो आप इसको अपने जो मेन नोट्स हैं उसके अंदर भी जहाँ जहाँ पे आपका टॉपिक है वहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल्स को नोट करते रहो। चाहे स्टिकी नोट लगा लो, अलग से पेज चिपका लो, जैसे भी है, यू नीड टू मेंशन दैट। और यही यूज़ आते हैं जब फाइनल में हम आंसर राइटिंग करते हैं तब। ठीक है, और डेफिनेटली आप कोई भी टॉपिक सिलेबस का छोड़ तो नहीं सकते, बिकॉज देख लो, आप खुद ही देख लो कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ से एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि नहीं आएगा क्वेश्चन, वहाँ से भी इस बार अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो दिस इज़ इट। इसका हमारा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का लिंक है आप खुद ही देख लो, इसमें से कितने % के क्वेश्चंस हैं जो अगर आपने ऑप्शनल का कोर्स लिया है या उसका कंटेंट पढ़ा है, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कुड हैव अटेंडेड। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उसमें सैम्पल लेक्चर्स भी हैं, यू कैन सी दोज लेक्चर्स ऑल्सो। वेल दिस इज इट, आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, चलो बाय, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, जय हिंद।